सेल सेल में कोसा, इसमें कोसा भित्ति, सेलवाल और रिक्तिका के बाद इसमें जीवद्रव्य आता है। जीवद्रव्य जो होता है यानी प्रोटोप्लाज्म, ये इसका चौथा मतलब 4 पार्ट बताए थे, इसमें चौथा भाग होता है। ये कोशिका के अंदर संपूर्ण पदार्थ जो यानी कोशिका जो होती है, अगर कोशिका मान लिया जाए तो इसका जो संपूर्ण पदार्थ जो होता है, ये सारे जो होते पार्ट जो होते हैं जीवद्रव्य होता है। इसी को पूरा जीवद्रव्य कहा जाता है। और इसमें जीव यानी कि जीवों में वाली जो समस्त क्रियाएं होती हैं, ये सारी जो होती हैं जीवन के लिए संबंधित जितने भी कार्यक्रम मतलब जितनी क्रियाएं होती हैं, ये सारे को इसमें जीवद्रव्य के अंदर सारे अंदर ही होती है। इसलिए जीवद्रव्य को जीवन के भौतिक आधार कहा गया, यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी भौतिक आधार जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। प्लाज्म को, जीवद्रव्य को भौतिक आधार होता है, भौतिक आधार जीवन का। तो ये जीव प्रोटोप्लाज्म जो होता है, इसे यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। यानी जीवन की जितनी समस्त क्रियाएं, जीवन के लिए जो भी आवश्यक कार्यक्रम होने वाले क्रियाएं होती है, कार्यक्रम होता है, ये सभी चीज़ होती है, इसलिए इसको जीवित भी कहा जाता है। और जो इसमें पाया जाता है, इसमें सर्वप्रथम पुरकिंजे पुरकिंजे साइंटिस्ट, इन्होंने लगभग 1814 और इसके बाद एच बी मोहल ने लगभग 1846 में इन्होंने ही सर्वप्रथम इसको प्रोटोप्लाज्म नाम रखा, यानी कि इनके जो जीवद्रव्य होते हैं, कोशिका के अंदर जो मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का नाम इन्होंने ही सबसे पहले इसको रखा था। प्रोटोप्लाज्म का नाम इन्होंने सर्वप्रथम इसको रखा था। इसके आधार पर यानी कि प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने लगभग 2 भागों में डिवाइड किया गया। इनके गुणों के आधार इनको देखा गया तो एक भौतिक गुण, इनको लगभग 2 गुणों में डिवाइड किया गया, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे इनकी डिफिनेशन दी जाती है कि ये किस तरह से होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, किस तरह काम का हो गया होता है। तो इस तरह से इनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, यानी भौतिक और रासायनिक में डिवाइड किए गए। तो सर्वप्रथम इसमें भौतिक गुण जो होते हैं, यानी लगभग 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया। भौतिक गुण जो होते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म जो होता है भौतिक गुण होता है, ये मेन होता है जीवद्रव्य। इसका जीवद्रव्य जो होता है रंगहीन होगा, रंगहीन यानी कलरलेस होता है। अर्धपारदर्शक यानी पूरी तरह से इसमें दिखाई नहीं देता है, अर्धपारदर्शक होता है ये, अर्धपारदर्शक। और अर्ध तरल होता है, यानी पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में ना होकर अर्ध तरल होता है, थोड़ा इसमें गाढ़ा टाइप में गाढ़ा होता है इसमें। और लगभग इसमें 60 to 80% जल पाया जाता है, यानी लगभग 60 से 80% तक इसमें जल पाया जाता है। तथा इसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक मटेरियल दोनों पाए जाते हैं, यानी इसमें कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं घुले रहते हैं। जीवद्रव्य में घुलित अनेक पदार्थ जैसे शक्कर हो गया, नमक हो गया, खनिज हो गए, ये जो होते हैं अणुओं के रूप में, यानी जो भी मटेरियल इसमें घुला होता है ये अणु के रूप में या आयन के रूप में, अणु या आयन की तरह से आयन के रूप में यानी मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं। इसलिए इस घोल को जो होता है क्रिस्टलीय घोल कहा जाता है। इसको क्रिस्टलीय घोल कहा जाता है। यानी भौतिक गुण के आधार पर ये जो होते हैं जीवद्रव्य होते हैं रंगीन होते हैं, अर्धपारदर्शक होते हैं, अर्ध तरल में होते हैं, और जिसमें लगभग 60 से 80% यानी 60 to 80% तक जल होता है। इसमें जो पदार्थ होते हैं घुले होते हैं, जैसे शक्कर हो गया इसमें, और नमक हो गया है, या आयन जो खनिज होते हैं, ये सारे जो होते हैं लगभग अणुओं के रूप में या आयन के रूप में रहते हैं। इसीलिए इस घोल को क्रिस्टलीय घोल कहा जाता है। और इसमें जो जीवद्रव्य में होते हैं घुले हुए पदार्थ, जो घुले हुए कार्बनिक मटेरियल होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन और वसा, ये प्रोटीन और वसा जो होती हैं, प्रोटीन वसा जो होती हैं, ये जो पाए जाते हैं जीवद्रव्य के अंदर, ये जो होते हैं इनके कण जो होते हैं ये अणुओं से बड़े होते हैं, इनके अणु जो होते हैं इससे बड़े होते हैं और ग्रुप या अलग अलग या समूहों में भी पाए जाते हैं। इसलिए इस घोल को, जो इस तरह का घोल पाया जाता है, यानी कि इनको तो क्रिस्टलीय घोल कहा जाता है, लेकिन जिसमें प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं, इनके अणु जो बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसके घोल को हम कोलाइडल घोल कहते हैं। कोलाइडल घोल कहा जाता है इसको। और जो इसमें मटेरियल पाया जाता है उन्हें, यानी कि जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें कोलाइड कहा जाता है। इससे जो होता है एक हिसाब से जीवद्रव्य को हम क्रिस्टलो कोलाइडल घोल भी कहते हैं, यानी क्रिस्टल के रूप में चूंकि पाए जाते हैं तो इसलिए इसको क्रिस्टलो
कोलाइडल क्रिस्टलो कोलाइडल घोल के नाम से भी मतलब इसको कहा जाता है। इसमें इस तरह से इसका नाम जो होता है क्रिस्टलो कोलाइडल घोल कहा जाता है। कोलाइडल घोल जो होता है ये लगभग 2 दशाओं में पाया जाता है जो एक दूसरे में आसानी से बदल सकते हैं, जिसमें फिगर में लिखा गया इसमें सॉल और जेल 2 रूप में पाया जाता है। इसमें लगभग सॉल और जेल। सॉल जो होता है, सॉल जो होगा ये लगभग अर्ध तरल अवस्था में होता है। ये जो होगा हमारा सॉल जो होता है अर्ध तरल अवस्था में पाया जाएगा। और इसमें जो घुले हुए कार्बनिक होते हैं पदार्थ अणु जो दूर दूर बिखरे होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया फिगर में जो अणु जो होते हैं ब्लैक वाले जैसे डॉट दिखाए गए हैं, अणु जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये काफ़ी दूर दूर बिखरे हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और दूसरा जो होता है जेल आपका होता है, ये जेल जो होता है ये जो होता है जेल जो है ये गाढ़ा, ये अर्ध तरल की अपेक्षा जो होता है इसमें इससे ज़्यादा होता है, गाढ़ा होगा। और अर्ध ठोस यानी कि जैसे मोम जैसे कह सकते हैं, इसमें अर्ध ठोस के रूप में ये पाया जाता है। अर्ध ठोस के में गाढ़ा अर्ध ठोस के रूप में इसमें होते हैं। इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें काफ़ी आपस में निकट होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया ये अणु जो होते हैं कि सॉल में जो होते हैं इसके अणु जो होते हैं मौजूद द्रव के अंदर इसमें दिखाया गया जो मटेरियल होते हैं कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं, ब्लैक वाला डॉट दिखाया गया। और जेल में जो होता है ये दोनों जो होते हैं इसमें अणु जो होते हैं कार्बनिक जो होते हैं ये थोड़ा मोम टाइप के हो जाता है और ये अर्धठोस होता है। और इसमें जो होते हैं अणु जो होते हैं काफ़ी पास क्लोज हो जाते हैं, इस तरह से कार्बनिक मटेरियल जो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। ये लेकिन प्रोसेस जो होता है ये जीवद्रव्य जो होते हैं ये आपस में सॉल से जेल और जेल से सॉल आपस में आवश्यकता अनुसार जब भी जो आवश्यकता पड़ती है इसमें ज़्यादा ये चेंज होते रहते हैं। जैसे जब पानी की मात्रा इसमें कम हो जाती है तो ये जो होते हैं पानी मात्रा अधिक होने पे जैसे लिक्विड फॉर्मेशन जो होता है इसमें पानी थोड़ा ढीला हो जाता है, कम हो जाता है, तो इस फॉर्म में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये कंडीशन आपस में चेंज होते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे में सॉल से जेल, जेल से सॉल में परिवर्तित होते रहते हैं। और इसके अंदर जो कण पाए जा रहे हैं ये जो एक दूसरे इसमें जो कण पाए साल के अंदर जो निलंबित कण पाए जा रहे हैं ये दूसरे से आपस में टकराते रहते हैं, यानी जो कण होंगे टकराएंगे इधर उधर गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहा जाता है। यानी कि जो इसमें कण होंगे ये गति करेंगे, मोशन करते हैं, एक हिसाब से जिगजैग करते हैं। जिगजैग यानी कि इसमें ब्राउनी साइंटिस्ट इन्होंने सॉल जेल के बारे में इसमें अणुओं के बारे में बताया था, तो इन्हीं के आधार पे इसमें जो गति ढूंढी गई थी ये ब्राउनिन गति कहा जाता है, यानी ब्राउनी गति कहते हैं इनको मूवमेंट आधार पे। और जीवद्रव्य जो होते हैं घुलित अणु जो होते हैं कण तल में बैठने नहीं पाते, यानी कि इसी तरह से नहीं तो ये क्या होगा जिसमें कण होते हैं ये नीचे साइड में बैठ जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे, लेकिन ये बैठने नहीं पाते हैं। ब्राउनी गति यानी अणु जो होते हैं आपस में ये टकराते रहते हैं जिसके माध्यम से मूवमेंट करते रहते हैं जिगजैग अवस्था में ये करते हैं, इसी को ब्राउनी गति कहा जाता है। इसके बाद इसमें जो होता है भौतिक होता है, भौतिक के बाद जो होता है इसमें भौतिक गुण के बाद इसमें रासायनिक गुण भी इसमें डिवाइड किया गया। दूसरा जो पहला स्टेप भौतिक गुण था, दूसरा जो होता है इसमें रासायनिक गुण के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। रासायनिक गुण में जो होता है इसमें जीवद्रव्य जो होता है एक जटिल मिश्रण होता है, लगभग इसमें 30 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। रासायनिक गुण में जो होता है जीवद्रव्य एक जटिल मिश्रण कहा गया है, इसमें ये एक जटिल मिश्रण है। जैसे मिश्रण में कि विभिन्न प्रकार के तत्व इसमें पाए जाएंगे, कार्बनिक इनऑर्गेनिक और विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो होती हैं इसमें मिलेगा जो जीवन के लिए आवश्यक होती है। लगभग इसमें जो होते हैं 30 प्रकार के तत्व एलिमेंट यानी कि 30 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, इसमें कह सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जैसे इसमें तत्व जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये जो होते हैं मुख्य द्रव्य इसमें जो होते हैं मुख्य तत्व पाए जाते हैं। और बाकी जो होते हैं लगभग इनकी संख्या जो होती है ये लगभग 62%, 20%, 10% और लगभग और ये दूसरा जो होगा ये 8%, इतनी मात्रा में इनकी ये इस अनुपात में पाए जाते हैं। बाकी जो इसमें अन्य जो होते हैं शेष में जो मटेरियल पाया जाएगा, शेष जो होंगे इसमें जो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, आयरन यानी लोहा जो होता है Fe होगा, इसमें
तो ये सारी चीज़ें भी इसमें सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इनकी मात्रा जो होती है अधिक मात्रा में, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन की परसेंटेज दिखा रहा है 62, 20, 10 एंड 8% पाए जाते हैं। बाकी शेष में जो होते हैं अन्य सूक्ष्म मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और इसके अलावा जीवद्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों मटेरियल इसमें घुले होते हैं, मतलब रासायनिक में थोड़ा इसमें अंदर जो होंगे कार्बनिक और कार्बनिक मटेरियल भी पाए जाते हैं। कार्बनिक मटेरियल जो इसमें डिवाइड किया गया, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ, इसका मतलब ऑर्गेनिक में इसके अंदर जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा कुछ एंजाइम्स भी इसमें, जाहिर सी बात है लाइफ की सर्वाइव करने के लिए विभिन्न प्रकार की तो क्या आवश्यकता पड़ेगी, ये सारे मटेरियल इसमें उपस्थित होंगे। और जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं विशेष प्रकार के प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के यौगिक होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होंगे ये विशेष प्रकार के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होंगे, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन में भी उपयोग होता है, इसलिए ये उपयोगिता इनकी होती है। यानी कि जाहिर सी बात है कार्बनिक मटेरियल यानी जीवद्रव्य के सारे प्रोसेस इसमें होने हैं, तो इसमें जो होंगे जो होते हैं इसमें प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने के लिए भी इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। जैसे इसमें आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये संपूर्ण कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ये जो होता है कोशिका द्रव्य में, जितनी भी पूरी जो होती है कोशिका द्रव्य के अंदर मिलेगी। और दूसरा जो होगा डीएनए जो होगा, ये मात्र आपका इसमें जो होता है ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। न्यूक्लियस ये आपका कोशिका द्रव्य में यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा। आरएनए पूरे आरएनए में यानी कि पूरा कोशिका द्रव्य में फैला होगा, जबकि डीएनए जो होगा आपका केंद्रक सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, जो जेनेटिक को यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों लक्षणों को ले जाने के लिए काम करती हैं। दूसरा इसमें होता है अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसके अंदर इसमें जो होती है जल होंगे, तो खनिज पाए जाते हैं, यानी इसमें जल होगा, खनिज की मात्रा पाई जाती है। और इसमें ये होता है पदार्थ को सबसे अच्छा घोलक मानता है, यानी कि लगभग इसमें जीवद्रव्य में लगभग 80% पाया जाता है। ये जीवद्रव्य में लगभग ये जो मटेरियल जो होता है लगभग ये जो होता है 80% पाया जाएगा, यानी कि जो पदार्थों को घोलने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। तो अकार्बनिक मटेरियल सबसे ज़्यादा ये इसमें पाया जाएगा। इसके अंदर इसमें अलावा कुछ तत्व पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसके अंदर जो होंगे जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फेट, इस तरह की चीज़ें, क्लोराइड होंगी, तो सल्फेट होंगे, ये चीज़ें इसमें घुले होते हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, यानी इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुलित अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, यानी जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है आपका इस तरह से इसमें डिवाइड किया। चौथा पार्ट में होता है, इसमें जो होता है पुरकिंजे ने 1840 और एच बी बहल ने सबसे पहले 1846 में इसको नाम दिया प्रोटीन। इसके अंदर भौतिक रासायनिक आधार पर दो भागों में डिवाइड किया। भौतिक जो होता है रंगीन, अर्धपारदर्शक और अर्धतरल पदार्थ होता है, जिसमें 60 to 80% जल होता है। बाकी ये इसके जो मटेरियल होते हैं कार्बनिक ये अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, जिसे क्रिस्टलीय घोल कहा जाता है। बाकी इसमें प्रोटीन और वसा के मटेरियल जो पाए जाते हैं अणुओं से थोड़े जो होते हैं इनसे बड़े होते हैं, जिसे कोलाइडल घोल कहा जाता है। इन्हीं को दोनों को मिला के इसलिए क्रिस्टलो कोलाइडल घोल कहा जाता है। इसमें जो होता है ये सॉल होता है और ये जेल होता है। सॉल मतलब ये सॉल है और ये जेल है। सॉल और जेल आपस में बदलते रहते हैं। सॉल के अंदर जो होते हैं अणु जो होते हैं कार्बन के, ये छोटे दूर दूर फैले रहते हैं, जबकि जेल में ये द्रव गाढ़ा हो जाता है और इसमें
अणु जो होते हैं यानी मटेरियल कार्बनिक के, ये आपस में जुड़े हुए यानी कि आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से बड़े होते हैं। तो ये सॉल्ट आवश्यकता अनुसार जो क्वेश्चन जो होता है ये सॉल्ट से जल और जल से सॉल्ट में आपस में परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बाद इसको रासायनिक भागों में डिवाइड किया। रासायनिक के अंदर ये हिसाब से कहा जाएगा कि ये जो होता है जीवद्रव्य एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें 30 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो होते हैं 62, 20, 10% और 8% पाए जाते हैं। बाकी जो अन्य होते हैं कुछ मात्रा में इनमें अन्य सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें भी इसमें पाई जाती है। इसी के आधार पर इसमें डिवाइड किया गया कार्बनिक मटेरियल है। कार्बनिक जो होते हैं ऑर्गेनिक, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम पाए जाते हैं। और जिसमें न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं, जिसमें आरएनए कोशिका द्रव्य में होगा, डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक में पाया जाएगा सिर्फ। और कार्बनिक में इनऑर्गेनिक, इसमें जल और खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें जल की मात्रा अधिक लगभग 80% पाई जाती है। बाकी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी इसमें घुली हुई अवस्था में पाई जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों होती हैं घुलित अवस्था में इसमें पाई जाती हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में